बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 22 है और आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ठीक है, आपने इसमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सीखना है। ये लेंथी टॉपिक है, लिहाजा हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो ग्लाइकोलाइसिस का आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे। सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, या सिंपल बोलते होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, शुगर का टूटना बेसिकली ग्लूकोज का टूटना है। सो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड, कि ग्लूकोज का टूटना और कब तक टूटते जाना, जब तक पायरोविक एसिड ना बन जाए। क्या ना बन जाए? पायरोविक एसिड ना बन जाए, तब तक सारे मराइल को आप क्या कहते हो? ग्लाइकोलाइसिस कहते हो। ग्लूकोज का टूटना और पायरोविक एसिड का बनना, इस सारे प्रोसेस को आप ग्लाइकोलाइसिस कहते हो। ग्लूकोज में कितनी कार्बन होती है? 6 कार्बन, और पायरोविक एसिड में कितनी कार्बन होती है? 3 कार्बन। लिहाजा एक ग्लूकोज से फिर कितने पायरोविक एसिड बनेंगे? 2 पायरोविक एसिड बनेंगे, क्योंकि एक पायरोविक में कितनी कार्बन? 3, ग्लूकोज में 6 कार्बन। तो एक ग्लूकोज से कितने पायरोविक एसिड बनेंगे? 2 पायरोविक एसिड बनेंगे, और इस प्रोसेस को आप ग्लाइकोलाइसिस का नाम देंगे। डेफिनेशन क्लियर कर लें कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अगला पॉइंट जो आपने इसके बारे में सीखना है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो अमल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, और ग्लाइकोलाइसिस का अमल ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो ग्लाइकोलाइसिस कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन होगी तो वो कौन सी रेस्पिरेशन होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो वो होगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक हो गया? तो आपने क्या सीखा? आपने कहा कि glycolysis process can occur in the presence, it mean in the aerobic respiration, as well as in the absence of oxygen in the anaerobic respiration। कि ग्लाइकोलाइसिस का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में हो सकता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। दोनों सूरतों में, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों सूरतों में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पायरोविक एसिड होता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरोविक एसिड। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होगी, चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होगी, और दोनों केसेस में एंड प्रोडक्ट क्या होगा? पायरोविक एसिड होगा। आगे चलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अक्कर इन द सीरीज ऑफ स्टेप्स। जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है वो सीरीज ऑफ स्टेप में मुकम्मल होगी। अचानक नहीं होगा कि ग्लूकोज पायरोविक एसिड में टूट जाए। ग्लूकोज से पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा। इस तरह बहुत सारे क्या होंगे? सीरीज ऑफ स्टेप होंगे, और हर स्टेप के पीछे एक एंजाइम का हाथ होगा। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अक्कर इन सीरीज ऑफ स्टेप्स। ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन का अमल है वो सीरीज ऑफ स्टेप में मुकम्मल होता है, एंड ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम, और हर रिएक्शन का, हर स्टेप का अपना स्पेसिफिक क्या होता है? एंजाइम होता है। ऑल दीज एंजाइम्स, किसके एंजाइम? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स, दे आर फाउंड डिसॉल्व्ड इन द साइटोसोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लाइकोलाइसिस के सारे एंजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं? दे आर डिसॉल्व्ड इन द साइटोसोल। एंड साइटोसोल क्या होता है? सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल जो हिस्सा होता है उसको साइटोसोल कहते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम जो होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ग्लाइकोलाइसिस का अमल साइटोसोल में होता है या साइटोप्लाज्म में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू एंजाइम एटीपी एंड कोएंजाइम NAD, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, और ATP भी इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। सो
इन एडिशन टू एंजाइम, एंजाइम के अलावा द एटीपी and the coenzyme NAD, they are also essential for the process of glycolysis. ये आपने क्लियर किया। आगे चलते हैं। There are 2 phases of glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस के कितने फेजेस होते हैं? 2 फेजेस होते हैं। एक है प्रीपेरेटरी फेज। ग्लाइकोलाइसिस के कितने फेजेस? 2 फेजेस। फर्स्ट क्या है? प्रीपेरेटरी फेज है और दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज है। अब ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रिपरेटरी फेज है उसमें क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी एंड एनर्जी इज एक्सपेंडेड, और एनर्जी क्या होती है? यूज होती है। याद रखना एनर्जी क्या होती है? प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि प्रिपरेशन का फेज है तो उसमें एनर्जी एक्सपेंडेड होगी, यूज होगी, एनर्जी खर्च होगी और साथ ग्लूकोज की ब्रेक डाउन भी होगी। सो प्रिपरेटरी फेज, आज हम प्रिपरेटरी फेज को ही क्लियर करेंगे। फिलहाल आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपरेटरी फेज में क्या देखा? आपने कहा हियर देयर इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज एक्सपेंडेड। दूसरा फेज जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होगा? हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर फॉर्म, यानी कि एटीपी बनेगा। इसमें क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर फॉर्म एंड एनर्जी इज स्टोर्ड। यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, यहाँ पे एटीपी एक्सपेंडेड हो रहा है। यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आर फॉर्म। यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड बनते हैं और वो कहाँ होते हैं? आपको पता है एटीपी में होते हैं। और एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है? एटीपी के बॉन्ड में स्टोर हो जाती है। क्या फ़र्क है? यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडेड होती है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस फेज को क्लियर करेंगे? प्रिपरेटरी फेज को। चलते हैं प्रिपरेटरी फेज की तरफ। फर्स्ट फेज है, इस लेक्चर में हम इसी फेज को कवर करेंगे। और ये प्रिपरेटरी फेज किसका है? ग्लाइकोलाइसिस का है। और ग्लाइकोलाइसिस में किसकी ब्रेकडाउन होती है? ग्लूकोज की। और एंड पे जाके हम क्या बनाएंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज की और एंड पे क्या बनेगा? पेरोविक एसिड बनेगा। सो सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज, आपने प्रिपरेटरी फेज में कहा कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इस फेज में और एनर्जी यूज होती है, एक्सपेंडेड होती है। देखते हैं इसको एक दफ़ा, आप इक्वेशंस इससे देख लें। प्रिपरेटरी फेज ये मैंने लिखा है आज, सो आज प्रिपरेटरी फेज ही करेंगे। सो प्रिपरेटरी फेज में अभी पेरोविक एसिड नहीं बनेगा, जब ऑक्सीडेटिव फेज भी मिला देंगे तब एंड पे जाके ग्लूकोज से क्या बन रहा होगा? पेरोविक एसिड बनेगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो शुरू यहाँ से करना है और एंड प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ तक जाएगा, पेरोविक एसिड। लेकिन चूंकि आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं लिहाजा हम आज यहाँ तक स्टार्ट करेंगे। सो ये रिएक्शंस हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस के सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। हर स्टेप के पीछे क्या है? स्पेसिफिक एंजाइम का हाथ होता है। पहले यहाँ से देख लेंगे फिर वहाँ से पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले ग्लूकोज को आपने लेना है और ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन करानी है। फास्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? आपने उसके अंदर फास्फेट ग्रुप ऐड करना है और फास्फेट ग्रुप किसका होगा? एटीपी का होगा। सो एनर्जी यूज हो रही है, किसकी एनर्जी? एटीपी की। ग्लूकोज है, एटीपी आएगा, केमिकल रिएक्शन होगा और एटीपी फास्फेट ग्लूकोज को दे देगा और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। जब एटीपी से एक फास्फेट ग्लूकोज के पास चला जाता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो बाकी एटीपी क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। उस बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में तब्दील हो जाता है एक और एंजाइम के जरिए। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है उसको एक और फास्फेट दिया जाता है, उसको एक और फास्फेट दिया जाता है। एनर्जी फिर यूज़ होती है, वो भी किसकी? एटीपी की। एनर्जी फिर एक्सपेंडेड होती है और इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर एक और फास्फेट मिलाया जाएगा जिसके नतीजे में फ्रक्टोज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। पहले था फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर हो जाए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और एटीपी फास्फेट देने के बाद किस में तब्दील हो जाएगा? एडीपी में। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होगा वो क्या होगा? वो जो होगा उसकी एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होगी। उसको एक एंजाइम आएगा और तोड़ देगा, उसको एक एंजाइम आएगा और उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा।
तो कितनी कार्बन है फ्रक्टोज में? 6 कार्बन होती हैं। वो जो एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होगी फ्रक्टोज 6 फास्फेट की, 3 कार्बन वाला कंपाउंड इधर बनेगा और 3 कार्बन वाला कंपाउंड इधर बनेगा। सो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट को एक एंजाइम तोड़ देगा 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। एक 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम होगा डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, DAP, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। और जो दूसरा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा उसका नाम होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, G3P भी आप उसको कहते हो। अब फिर एक तीर के निशान कुछ आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों मॉलिक्यूल इंटर कन्वर्टेड है। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। हम क्या करेंगे? हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। डिटेल से देखते हैं आप। फर्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस इज द ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप from ATP to glucose. First step in glycolysis is the transfer of the phosphate group from ATP to glucose. कि ग्लाइकोलाइसिस में पहला जो स्टेप होता है वो फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है। कहाँ से? ATP से, और किसके पास आ जाता है? ग्लूकोज के पास आता है। सो फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस इज द ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू ग्लूकोज। ये देख लें आप। The first step in the glycolysis is the transfer of phosphate group from ATP to glucose। कि ग्लाइकोलाइसिस में पहला मरहला फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होना है, और वो फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा कौन? ATP करेगा। किसको देगा? ग्लूकोज को देगा। As a result मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट इज फॉर्म्ड। जिसके नतीजे में कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा? जब ग्लूकोज के पास फास्फेट आ जाएगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एन एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट टू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फिर एक एंजाइम होगा, वो क्या करेगा? रिएक्शन को तेज करेगा, रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 6 फास्फेट के आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या कर देगा? तब्दील कर देगा। और आइसोमर आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या होते हैं? उनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और ग्रुप का भी फर्क होता है। किसका फर्क होता है? ग्रुप के भी फर्क हो सकते हैं। लाइक किसी में अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो किसी में कीटो ग्रुप होगा। सो एक एंजाइम होगा जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को उसके आइसोमर ग्लूकोज 6 फास्फेट को उसी के आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। सो अभी तक क्या हुआ? ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में। किसने कन्वर्ट किया? ATP ने। फिर एक एंजाइम आया, उसने ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 6 फास्फेट के आइसोमर यानी कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं। At this stage, another ATP molecule transfer a second phosphate group। अब इस स्टेज पे एक दूसरा ATP दूसरा फास्फेट ग्रुप किसको दे देता है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट को दे देता है। सो फ्रक्टोज 6 फास्फेट को ATP एक और फास्फेट ग्रुप दे देता है। द प्रोडक्ट इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। और जो प्रोडक्ट बनेगा फिर वो क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोरिलेशन ATP करेगा यानी कि उसको फास्फेट देगा, जिसके नतीजे में फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट स्टेप in the glycolysis is enzymatic splitting of fructose 1,6 बिसफास्फेट into 2 fragment। अगला जो स्टेप होगा उसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट एक मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है? ये एक मॉलिक्यूल है। अब एक एंजाइम आएगा, इसी एक मॉलिक्यूल को 2 टुकड़ों में तोड़ देगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस इज एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट into 2 फ्रेगमेंट। कि अगला जो स्टेप होगा उसमें एक एंजाइम आएगा, वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट को 2 फ्रेगमेंट में 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल कंटेन 3 कार्बन एटम। हर 2 फ्रेगमेंट बने, 2 मॉलिक्यूल्स बने। हर मॉलिक्यूल के अंदर कितनी कार्बन है? 3 कार्बन होती हैं, 3 कार्बन होती हैं। वन इज कॉल्ड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या 3-PGAL या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट।
G3P भी आप जिसको बोल सकते हो। सो एक का नाम क्या होगा, एक का नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी के नाम है, 3 नाम है इसके। एक नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा नाम होगा 3PGAL, या एक और नाम होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसके नाम होंगे। और जो दूसरा टुकड़ा होगा, while the other is डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो दूसरा होगा वो DAP, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगा। दूसरा क्या होगा, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इनके नाम याद रखने कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 3 कार्बन के 2 फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। एक का नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3PGL, जो भी आप कह लो। और जो दूसरा होगा वो DAP होगा या डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगा। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल है, ये एरोज आपको बता रहे हैं कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। दिस 2 मॉलिक्यूल कौन कौन, एक G3P और दूसरा DAP, ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं दे आर आइसोमर, ये एक दूसरे के आइसोमर है। एंड इन फैक्ट, और हकीकत में दे आर रेडिली इंटरकन्वर्टेड बाय अनदर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और एक और एंजाइम आएगा इनको रेडिली क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और ख़ास तौर पर कौन कन्वर्ट होता है, DAP कन्वर्ट होता है किसमें, G3P में। कौन कन्वर्ट होता है, DAP कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। अब ये भी देख लें, डायग्राम के साथ साथ भी पॉइंट्स हैं और उससे वही पॉइंट्स हैं लेकिन बिल्कुल शार्ट तरीके से हैं। सो इस पॉइंट को हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट को, फिर सेकंड थर्ड पॉइंट को इकट्ठा देखेंगे, फिर 4 और 5 पॉइंट को भी यहाँ पे इकट्ठा देखेंगे। सबसे पहला स्टेप आपके सामने है कि फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ATP, कि यहाँ पे क्या हो रही है, फॉस्फोरिलेशन हो रही है किसकी, ग्लूकोज की। कौन कर रहा है, ATP। सो इस स्टेप को आपने कह देना दिस इज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ATP। अब इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज को एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, ATP ट्रांसफ़र कर रहा है। जब ट्रांसफ़र हो जाए तो ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर किया, दिस इज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ATP। और दूसरा और तीसरा स्टेप देख लें, दूसरा और तीसरा स्टेप, रीअरेंजमेंट। दूसरे स्टेप पे रीअरेंजमेंट हुई है, दूसरे स्टेप पे क्या हुई है, रीअरेंजमेंट ही हुई है, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अपने आइसोमर में तब्दील हो चुका है जिसका नाम है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। जस्ट स्ट्रक्चर का फर्क होगा, इन दोनों की किसमें, स्ट्रक्चर में फर्क होगा, और रीअरेंजमेंट इसको कहते हैं। रीअरेंजमेंट होगी तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट भी साथ ही हमने कहना है, फॉलोड बाय सेकेंड ATP फॉस्फोरिलेशन। तीसरे पॉइंट पे क्या होता है, फॉलोड बाय सेकेंड ATP फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, कि तीसरे पॉइंट पे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट की दूसरी फॉस्फोरिलेशन होती है, और ये फॉस्फोरिलेशन भी कौन करता है, ATP करता है। यानी कि ATP फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को एक फॉस्फेट दे देगा, खुद ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब चौथा और पाँचवा पॉइंट, ये चौथा और पाँचवा पॉइंट आप इधर भी लिख सकते हो ऊपर, यहाँ पे 4th और 5th पॉइंट, ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग हो रही है कि ये टूट जाता है इसमें और इसमें, और फिर 5वां पॉइंट जो होगा कि ये एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। सो 4th and 5th पॉइंट, द 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल, one G3P another DAP। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। चौथे पॉइंट पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होती है, जिसके नतीजे में 2 फ्रेगमेंट बनते हैं 3 कार्बन वाले, एक का नाम DAP है और दूसरे का नाम G3P है। अब 5वां पॉइंट ये वाला आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज कन्वर्टेड इनटू G3P बाय अनदर एंजाइम इन अनदर रिएक्शन। उसके बाद जो उसने कहा DAP बना है, वो DAP अगले रिएक्शन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आज आपका टॉपिक था ग्लाइकोलाइसिस और उसका पार्ट 1, और उसमें आपने सिर्फ आज प्रिपरेटरी फेज देखा जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई है, अभी मुकम्मल नहीं हुई।
और उसके बाद दूसरा ग्लाइकोलाइसिस में वैसे भी ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हो या ना हो ग्लाइकोलाइसिस का अमल हो सकता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और उसके बाद आपने इसका पहला फेज क्लियर किया है, प्रिपरेटरी फेज, जिसमें ग्लूकोज टूटा है और एनर्जी क्या हुई है, यूज हुई है। ये देखें एनर्जी यूज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ऑक्सीडेटिव फेज देखेंगे, जिसमें एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी, रिलीज होगी, हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड ATP वगैरह बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।